नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, और सारे क्वेश्चंस आज हम लोग बात करेंगे वही क्वेश्चंस जो पिछले 3-4 सालों में आपके एग्जामिनेशन इंटर के एग्ज़ाम में आया हुआ होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी मतलब सततता और अवकलनीयता, इन्हीं दोनों से कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उसको एक एक करके बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए होंगे, और अगले आने वाले एग्जामिनेशन में ज़्यादा चांसेस अगर इस टॉपिक से आएगा तो वही उसी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ये देखो क्या है भाई, सततता के लिए फलन है ना। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 एट एक्स इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, 20 में और 19 में भी आया है। ठीक है, तो देखो दिया है फलन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये जो है एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे है, और 1 है जब एक्स इक्वल टू 0 है, और फलन क्या है, सतत नहीं है। सतत नहीं है, नहीं होने का अर्थ है कि इसी पॉइंट पे x बराबर 0 पे फलन सतत नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो इसको करने से पहले हमेशा बाबू ध्यान रखना क्या करना है भाई, सबसे पहले ये चेक करना है कि x बराबर कहाँ पे है। यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0 है, अतः या तो x 0 से थोड़ा सा कम है इसमें, या तो 0 से थोड़ा सा अधिक है इसमें। क्लियर, इस वाले फंक्शन में ये वाला, यहाँ पे दो फंक्शन है एफ एक्स कितने भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 जब x 0 के बराबर नहीं है तो 0 से कम होगा 0 से अधिक होगा, और x बराबर 1 जब x क्या है 0 के बराबर है। तो साफ साफ इसमें इतना तो बात समझ में आ गई। और सततता के लिए एकदम डिफाइन कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, तीनों याद रखना। सततता के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 या फिर h कह सकते हैं, है ना। एफ ऑफ h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। अगर ऐसा फलन आता है तभी हम बोलेंगे कि ये फलन सतत है, अगर ऐसा कहीं भी इक्वल नहीं हुआ तो फलन सतत नहीं है। ठीक है, तो इसको और भी ऐसे लिखते हैं ना भाई, जैसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं भाई, पीछे जाते हैं कहाँ से, x से। ठीक है, x से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमको मिल जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और x से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है भाई, राइट हैंड लिमिट। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h। क्लियर, अगर ऐसा कहीं तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे फलन सतत है। या फिर इसके अलावा और होता है, और क्या कह सकते हैं, अगर कहीं हमें ऐसा भी दिख गया x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ क्या भाई 0 माइनस h इज इक्वल टू एफ ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h। तो इन तीनों में से कोई भी अगर हम लगा लेते हैं, इस पर बैठा लेते हैं तो हम कहेंगे फलन सतत है, कोई सा भी। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये देखना है कि ये जो फलन है वो f ऑफ x कितना है या h कितना है ना। x अभी कितना है, x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 मेरे पास कितने भी, इसी पे 0 पे ही चेक करना है हमको फलन, बार बार किस पे चेक करना है, x की जगह पे 0 पे चेक करना है। क्लियर, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स। क्लियर, एफ एक्स यहाँ होना चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन है x बराबर जो भी फंक्शन है उस पर फलन कितना आ रहा है, तो इसमें तो मान है हमारा 1। क्लियर, तो अब इसके बाद क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस 0 से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। और जरा एक बात ध्यान दो, अगर x टेंस टू 0 माइनस होगा उस समय 0 से कम जाना है ना, तो इसमें तो जा नहीं सकते क्योंकि इसमें 0 के बराबर, 0 से कम इसी में जा सकते हैं, 0 से कम भी जा सकते हैं, 0 से अधिक भी। तो कम जाएंगे उस समय हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाला मिलेगा ना। यहाँ पे ट्रांसपोज करो, लिमिट x की जगह पे h कर लो और h टेंस टू 0 हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो x के पास चला आता है ना, वैल्यू क्या आ जाता है 0 माइनस h। x की जगह कितना लिखेंगे, 0 माइनस h होता है ना, x माइनस h, 0 माइनस h, x माइनस h। क्लियर, जैसा भी फंक्शन है x की जगह वहाँ पे अब लिखेंगे x माइनस h, x की जगह पे x, और x माइनस h, x कितना भी 0 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3, है ना। देखो जरा 0 माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें फंक्शन कैसा मिलेगा भाई, ये थोड़ा सा लार्ज प्रोसेस वाला कर रहे हैं ना, इससे भी स्मॉल प्रोसेस है
बस 0 से कम जाओ, 0 से कम जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, वैल्यू मिलेगा यहीं पे 3। लेकिन ये मत करना, ठीक है, ये करोगे समझ में आ जाएगा और ये कर लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर मिलेगा हमको, माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो एच का होल स्क्वायर प्लस 3, क्लियर, और 0 रख देंगे तो हमको कितना मिलेगा 3। यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, बस इतना काम करना है। इस प्रोसेस में 3 लाइन बढ़ाने के लिए बस इतना करना है कि x टेंस टू जो भी दे रहा है उसको उठा के यहाँ h घटा के लिख देना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में। किसके लिए भाई, h घटा के x में से लिख देना है। आगे वैल्यू कितना 3, f ऑफ 0 कितना आया था 1, f ऑफ 0 माइनस कितना आया 3, f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा RHL, f ऑफ 0 प्लस, इसको चेक करना है। इसके लिए भी यही काम करेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस में 0 से आगे बढ़ेंगे तभी फंक्शन यही रहेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओवरऑल हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, h आ जाएगा, h टेंस टू 0 हमेशा होता है, ये जो वैल्यू होती है यहाँ चली जाती है, 0 प्लस h है ना का होल स्क्वायर प्लस 3, क्लियर। फिर यहाँ h का होल स्क्वायर प्लस 3 करेंगे, h टेंस टू 0 है, वैल्यू कितना मिलेगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हो गया, लेकिन ये फंक्शन नहीं हुआ है ना, हमें ये चाहिए था ना, ये भी तो बराबर चाहिए था। मिला क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन एफ एक्स नॉट इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। बस इतना लिख देंगे, एग्जाम में सफिशिएंट है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है, क्लियर। बात समझ में आई, फटाफट नोट कर लो, ये था फॉर्मूला और उस पर बेस्ड ये सब, ये पहला क्वेश्चन है ना, नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो ये है कि e के पावर साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक अवकलन करना है इसका श्रृंखला विधि से, ठीक है। एक सततता का क्वेश्चन, एक अवकलन क्वेश्चन, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ये सब है, ठीक है। मिटा दें इसे। अगला क्वेश्चन, e के पावर साइन एक्स का स्क्वायर, देखो ये फलन है ना, इसका अवकलन करना है हमको, तो इसके लिए जाहिर सी बात है, देखो इसमें एक से अधिक फलन एक साथ मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, क्लियर। तो एक बात ध्यान रखो कि जब श्रृंखला विधि से करते हैं तो पीछे से जो वेरिएबल बिगड़ा हुआ लगता है उसको नया नया वेरिएबल मानते चलते हैं, याद है ना सभी को, एकदम शॉर्ट ट्रिक। इसको एक्स स्क्वायर को मान लो u, है ना, एक्स स्क्वायर को u मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन u, तो साइन u को मान लो क्या भाई v, क्लियर। देखो अब जैसे ही साइन u को v मानेंगे यहाँ पे फंक्शन हमको मिल जाएगा ev, ये तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अगर ev हुआ है तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे बाबू बताओ, v के सापेक्ष, है ना। और साथ ही साथ इसी के बगल में जस्ट v का वैल्यू खोल के u के सापेक्ष, और फिर u का वैल्यू खोल के x के सापेक्ष, हमको x के सापेक्ष चाहिए, मतलब यह वैल्यू हमको मिल गया f ऑफ v, है ना। v के भीतर छुपा है साइन u और u के भीतर छुपा है एक्स स्क्वायर, हमको पहुंचना है d बाई डी एक्स पे, क्लियर, d बाई डी एक्स पे। तो करते हैं सॉल्व, क्या देखो एकदम सिंपल करना है कि अभी ई वी का अवकलन कर दो, तो d बाई डी वी ई के पावर v का अवकलन हो गया। हमें d बाई डी वी तो चाहिए नहीं, हमें d बाई डी एक्स चाहिए, तो अब v से x पे जा नहीं सकते, v से कहाँ गए थे u पे, u से x पे, तो मतलब यहाँ करना होगा d बाई डी यू, और u के लिए फंक्शन कैसा है साइन u। अभी भी हम एकदम आधार पे नहीं पहुँच पाए, u से देखो u माने एक्स स्क्वायर, देखो अब x पे पहुँच गए तो यहाँ कर देंगे d बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। फलन बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, एकदम आसान भाई। आगे पीछे से मानते जाओ, ये सबसे छोटा ये बिगड़ायल फंक्शन, इसको एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लो। जैसे ये u माने तो यहाँ हो गया साइन और ये हो गया u, तो साइन u एक नया वेरिएबल भी मान लो।
v हुआ तो ये हो गया e के पावर v, v का v के सापेक्ष, और इस ये जो v है वो वैल्यू है साइन u का u के सापेक्ष, अभी भी x पे नहीं आया तो u माने थे x स्क्वायर का dx। ठीक है, यहाँ हमें पहुँचना है। अब देखो e के पावर v का अवकलन करेंगे, e के पावर v ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, v के सापेक्ष v का वही रहेगा। ठीक है, u के सापेक्ष u का कितना हो जाएगा cos u होगा ना, और x स्क्वायर करेंगे 2x। ये v में दिख रहा है, ये u में दिख रहा है, ये x में दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो सबको x के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है, x के रूप में लिख सकते हैं भाई। u की जगह कितना लिख लो, u की जगह x स्क्वायर, और v की जगह भाई साइन v है ना, सॉरी साइन u है ना, साइन u है। तो यहाँ देखो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, v बराबर साइन u है, और u का वैल्यू x स्क्वायर, तो v बराबर मिलेगा साइन x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया e के पावर साइन x स्क्वायर, साथ ही साथ है cos u, अगर u को लिखेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, और बगल में क्या है 2x। बन गया अवकलन, हो गया भाई, खत्म हो गया अवकलन। यही समझना है क्वेश्चन में, अवकलन खत्म। अब इसको अरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो, दोनों को आगे लेके चले आओ। तो 2x cos x स्क्वायर e के पावर साइन x स्क्वायर, ये हो गया फलन हमारा। ठीक है, नोट कर लो फटाक से, क्लियर। dy बाई dx मिल गया हमको, ये y का फंक्शन था। ठीक, फटाक से नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा है। ठीक है, 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चांसेस हैं उसके ज़्यादा 2021 में आने के ना, या जो 19 में पूछे गए, क्योंकि 20 में जो पूछा गया वो चांस कम होता है आने का। पिछले साल का क्वेश्चन दोबारा नहीं उठाता, रिपीट करता। ठीक है, तो प्रयास करना तुम लोग भी जब क्वेश्चन बनाना तो 18, 17 ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बनाना जो पूछे गए थे। क्लियर, चलो तो इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है कि 3√x प्लस 5 log x माइनस 11 log x का x के सापेक्ष अवकलन। 3√x प्लस 5 log ex, बेस e है ना, माइनस 11 log x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको। क्या करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, हल कर सकते हैं। तीनों जगह प्लस लगाए माइनस लगाए, तो मतलब कि प्लस माइनस है तो सबको अलग अलग डी बाई डी एक्स कर सकते हैं, इसका भी अलग, इसका भी अलग और इसका भी अलग। क्वेश्चन ये है ना। तो देखो ये आएगा फंक्शन हमारे पास कितना, e√x है ना, तो d बाई डी एक्स कर लो 3√x का, फिर प्लस 5 बाहर रखो, d बाई डी एक्स कर लो log ex का, x बेस e बोलते हैं इसे, और 11 d बाई डी एक्स कर लो log x बेस e का। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन यही है। हाँ 3√x, हाँ ठीक है। चलो अब इसके बाद अवकलन करते हैं अलग अलग सबका। 3 तो इसमें भी बाहर चला जाएगा तो इसको अंदर छोड़ो, बाहर ही लिख लो, है ना। √x का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको लिखना पड़ेगा, लिख लेना डायरेक्टली, ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स के पावर 1/2 कर सकते हैं, है कि नहीं, रूट की वैल्यू 1/2। इधर 5 d बाई डी एक्स लॉग एक्स करेंगे तो कितना मिलता है भाई, 1/x मिलता है ना, क्यों। और इधर भी करेंगे तो मिलेगा 11 इंटू 1/x, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, नियम के हिसाब से ये x 1/2 जो पावर है वो आगे आता है, और जो इसके अंदर पावर होता है वो ये घट जाता है, ये नियम है ना। अच्छा, इधर हो गया 5/11 और यहाँ हो गया 11/x, मिला कितना 3/2 x 2 माइनस ये हो जाएगा -1/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 को √x, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई √x। क्लियर, प्लस 5/x माइनस 11/x। एलसीएम ले लो तीनों का, एलसीएम लेंगे तो 2√x, x और x वैल्यू मिलेगा हमको कितना भाई, √x x के भीतर ही होता है तो 2x मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो √x होता है वो x के अंदर ही, तो दो फंक्शन, 2 बार √x लिखो तो x होता है,
और एलसीएम का मतलब ये लिस्ट काउंट है ना। तो देखो रूट एक्स, एक्स और एक्स का एलसीएम हो जाएगा एक्स, यहाँ से 2x कटेगा तो एक रूट ऊपर बच जाएगा, है ना, 3 इंटू रूट एक्स आएगा। क्लियर। इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो इसी के न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ x से x को करेंगे बचेगा 2, 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़े वाले बटे में, पूरा हो गया ना एलसीएम। यहाँ हो जाएगा 10 और फिर माइनस x से x कट जाएगा 22, वैल्यू कितना मिलेगा हमको 3 रूट एक्स माइनस 12 बटा 2x, है ना। और यहाँ से 3 और 12 बाहर भी ले सकते हैं, 3 और 12 में से कॉमन लेंगे, 3 बाहर हो जाएगा, बनेगा रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, है ना। क्लियर, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन भी dy बाई डी एक्स का फंक्शन है, बनाते हैं इसे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है, ये फटाफट नोट कर लो, अगला बनाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, उसका अवकलन निकालना है। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। मतलब हमें करना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। कर लो फटाक से। अगर ऐसा फंक्शन कहीं दिखे जहां y बराबर कुछ ना दिया हो, y बीच में कहीं सम्मिलित हो, तो दोनों पक्षों में क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर करेंगे तो मिलेगा d बाई डी एक्स बाई बराबर इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो d बाई डी एक्स करेंगे x का तो कितना आता है वैल्यू 1, तो 2 1 जा हो जाएगा 2, और इधर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो चाहिए था हमको, डी वाई बाई डी एक्स, और यही हमको चाहिए। मतलब इधर ही इसी को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे और सब जो वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में भगाएंगे। यहाँ देखो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स। क्लियर, 2 उधर भगा दो, बचेगा कितना 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, है ना। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं ये सभी से बन जाएंगे, बस एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्टिंग के ये सारे क्वेश्चन अति लघु क्वेश्चन है ना, बहुत आसान आसान, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। और देख ही रहे हैं आप लोग कि इसका लेवल क्या है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस क्या करना है, अवकलन को अगर अच्छे से आपका तैयार होगा तो ये सब क्वेश्चन तो नहीं फंसने वाला, हमारा भी विश्वास है आपसे, है ना। चलिए इसे बना लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन मज़ेदार है, बनाते हैं इसे। पहले इसे नोट कर लो। मिटा दें। क्वेश्चन अगला आपको दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है।
है ना, दिख रहा होगा। y इज इक्वल टू रूट में, बड़े वाले रूट में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसके भीतर एक और रूट लगा है, प्लस भी है, बीच में प्लस भी है, प्लस है, फिर रूट एक रूट लगा है, उसमें भी लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर एक रूट है, और इसमें भी लगभग ऐसे ही समथिंग चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। कॉस एक्स का दिख रहा है ना भाई, कॉस एक्स टच टच इनफाइनाइट चलता चला जा रहा है। क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान देनी है कि इनफाइनाइट तक सीरीज जा रहा है। अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एक को छोड़ के, एक जो हमको दिख रहा है, जो सेम दिख रहा है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सभी रूट में। तो अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तब भी हमें ऐसा ही लगेगा कि फलन अभी स्टार्ट हुआ है ना। अगर इतना भी बंद कर दे मतलब, तब भी अभी ये लगेगा कि ये फलन अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं। मतलब कि अगर हम चाहें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हम y मान सकते हैं, है कि नहीं। कहीं से भी स्टार्ट हो, हम बता नहीं सकते कि ये फलन यहाँ से स्टार्ट हुआ है या पहले भी एक रूट था। हम, मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो रूट में है, इसके भी रूट में है, इसके भी रूट में चलेगा, इसके भी रूट में चलेगा, तो ये पूरा फलन y मान लो। ठीक है, तो y जैसे ही माने, क्योंकि ये y ही फंक्शन है तो y ही इधर का रहेगा। ये अगला टर्म, सेकेंड टर्म से पूरा फंक्शन y मान लो, तो ये y बराबर वैल्यू हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस y, क्यों लिख सकते हैं ना, जहां y बराबर कितने भी, y बराबर यही तो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को तो बता नहीं सकते कहाँ तक है, तो इसीलिए हम अगले वाले टर्म से पूरा y मानेंगे फंक्शन। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये y ही था। ठीक है, माने हम थोड़े ना, ये तो था ही भाई। y बराबर देखो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हो गया। अब देखो इधर रूट चढ़ा, इधर भगा देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर मिलेगा हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अवकलन कर डालो इसका, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो इधर अवकलन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, और इधर साइन एक्स का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगला करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसके बाद अगला करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे जरा अवकलन करो तो y स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, तो सबसे पहले ये x जो है y को नहीं देखेगा, इसके पावर को देखेगा, भाई स्क्वायर है, तुरंत ये स्क्वायर को भगाएगा, आगे करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2y, होगा कि नहीं। फिर ये ध्यान देंगे कि भाई मेरा तो फंक्शन है ही नहीं, x का होता तो ठीक है 2x आंसर था, लेकिन ये बिगड़ैल फंक्शन है, मतलब इसका भी अवकलन दोबारा करना भी बाकी है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स से करेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, याद है ना, सभी को याद होना चाहिए भाई, है ना। अवकलन तो बहुत पहले टर्म खत्म हो गया है, और हमें लगता है एग्जामिनेशन जो हाफ ईयरली होगा लगभग बच्चों का खत्म हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं आपके अगले एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसी हाफ ईयरली में, या फिर आएगा प्री बोर्ड में, और नहीं तो बोर्ड में तो आना ही है, निश्चित है। ठीक है, तो अब देखो आगे करेंगे सॉल्व, तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स फलन ऐसा ही है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको भगा लो इधर, दोनों एक तरफ रखो बेईमान को, तो हमें फलन मिलेगा इधर तो पहले से ही है d2y dy बाई डी एक्स, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू भी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन बचा है उसको वैसे लिख दो, सॉरी राइट हैंड साइड में cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इसी की वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, बचेगा कितना 2y, यहाँ से बचेगा -1, बराबर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ साफ साफ मिल गई,
अरे भाई जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2y माइनस 1। आ गया आंसर। y की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई। फलन 2y माइनस 1 नोट कर लो फटाफट, ऐसा क्वेश्चन यही आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलो भाई मिटा दे इसे। दिया हुआ फलन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन। तो अगर ऐसा फंक्शन इनवर्स वाला आ जाए तो हमें तुरंत याद करना पड़ेगा कौन सा भाई फार्मूला, कौन सा भाई याद है, 2 tan इनवर्स x का, है ना, 2 tan इनवर्स x का। क्लियर, तो उसका क्या होता है भाई 2 tan इनवर्स x का, याद करो। चलो भाई, तो x के सापेक्ष करना है ना हमको, करते हैं सॉल्व आगे। यहाँ क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान दो, 2-3 फॉर्मूले हैं याद रखना, पहले भी बता चुके हैं। जैसे अगर साइन 2 थीटा का बोलते हैं तो अगर tan के फॉर्म में लिखना हो तो साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा tan के फॉर्म में। अगर cos 2 थीटा की बात करें तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी भी ऐसा फंक्शन मिले तो एक बार जरा सोच लेना कि क्या ऐसा कुछ काम कर रहा है हर बार, ठीक है। और tan 2 थीटा का तो फॉर्मूला tan के फॉर्म में यही होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखना जब साइन इनवर्स का फंक्शन आता है अवकलन करने के लिए। तो यहाँ जरा ध्यान दो, फंक्शन कैसा दिया हुआ है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम x की जगह tan थीटा लिख दें तो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसा फंक्शन। साइन 2 थीटा के लिए प्लस लगाएंगे, tan 2 थीटा के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे, और दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर दें, हल x को इंटरचेंज कर दो, माना x बराबर tan थीटा, है ना, रखने पर x की जगह पर कितना रखना है भाई tan थीटा। तो हमें फंक्शन अब कैसा दिखेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दो, अब क्या करना है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमें डी बाई डी एक्स चाहिए। तो जब तक ये x के फॉर्म में ना बदल जाए तब तक कुछ मत छूना चाहिए, है ना, बस, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है तो ये वाला अभी दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है ना भाई। तो यहाँ पे फंक्शन हमको मिलेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, हो गया क्लियर। यहाँ से देखो साइन इनवर्स से साइन हो जाता है गायब, क्योंकि साइन इनवर्स को 1 अपॉन साइन कहते हैं और ब्रैकेट में है साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कट नहीं गया। तो कहीं भी अगर साइन इनवर्स और साइन मल्टीप्लाई में है तो मतलब ये दोनों अपने आप को गायब कर लेते हैं, हो गया गायब, बचा हमारे पास 2 थीटा, है ना। और बस यहाँ पे फंक्शन हमको मिल गया, लेकिन अभी फंक्शन मिला है थीटा के रूप में, हमें किस में चाहिए एक्स के रूप में अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष लिखा है ना, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हम थीटा को एक्स में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बाबू अगर थीटा को एक्स के रूप में करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं, बात समझ आई, tan इनवर्स एक्स। तो हमें वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 2, या फिर यही लिख सकते हैं जहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। तो हमें फंक्शन अब कैसा मिल गया, ये मान लो y का फंक्शन है तो y बराबर मिल गया 2 tan इनवर्स एक्स, x के रूप में फंक्शन मिल गया। बस इसका डिफरेंशिएशन अब करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x का। तो भाई देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
याद करा चुके हैं, dy बाई डी एक्स या फिर d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं, ये भी फॉर्मूला है इनवर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। याद कर लेना, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीन इन्हीं से बनते हैं। तो tan के लिए यहाँ माइनस लगा लेना, कॉसेक के लिए इसको बस यहाँ पे 1/x। तो चलो इतना रहने देते हैं, तीन ही काम देगा यहाँ पे। अब देखो जब इधर कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो यही हमको चाहिए था। इधर क्या मिल जाएगा 2 × d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है पूरा, एकदम जिस तरह लिख रहे हैं ऐसे ही लिखना है। अच्छा, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स करेंगे तो कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, आएगा वैल्यू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। यहाँ तक तो ये फॉर्मूले थे, है ना। ये दो और ये अलग टाइप, ये अलग टाइप, दोनों फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा अगर कहीं भी पूछता है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आता है। नोट कर लो, अगला देखते हैं। हाँ, तो अगला भी अवकलन करना है। देखो सतत्ता अवकल नियता क्वेश्चन अभी आएंगे आप लोग के पास, एक ही क्वेश्चन हुआ ना। तो अगर अति लघु में पूछेगा तो बहुत छोटा क्वेश्चन सतत्ता अवकल नियता से नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो लघु त्रिप्रश्न से और नहीं तो दीर्घ से, ठीक है। 5 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन एक पूछेगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन देखो अगला लिखा हुआ है, उसका भी अवकलन करना है ना। करते हैं अवकलन। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो दिख रहा है कि log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स, है ना। ये फंक्शन है, इसका हमको करना है अवकलन। कर लिया जाए फटाफट। log लगाए तो क्या दिक्कत है, log लगाए तो अवकलन करना है। log x का अवकलन कितना होता है भाई, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। x के पास अगर कोई बिगड़ैल फंक्शन है तो क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करेंगे भाई। पहले तो उसको नहीं पता ना कि हाँ बिगड़ैल है कि सुधरैल है, वो तो आगे देखेगा कि log है, तो इसके पास x का जो भी फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में भेज देगा, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। अगर हम करते हैं d बाई डी एक्स, वाई बराबर लिख लो y बराबर log sec x प्लस टेन एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट कर दो तो मिलेगा dy बाई डी एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो d बाई डी एक्स करेंगे log का, log x होता तो अलग अलग फंक्शन रहता, log है तो इसी का x ये है ना। जैसे अभी देखो x लिखे थे, x लिखे मतलब ये दो फंक्शन हो जाएगा, तो m इंटू एन वाला हो जाएगा। m को छोड़ो n का अवकलन, n को छोड़ो m का अवकलन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टोटल वेरिएबल एक ही है, log के पास x नहीं है, तो मतलब log वाला वेरिएबल इधर ही वाला है x, क्लियर। तो log इतना करेंगे, आज भेज देगा नीचे, जो भी इसके पास x का फंक्शन है पूरा चला आता है नीचे, और उसके बाद एक एक करके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई में रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, है ना। चलो भाई आगे हो जाएगा 1/sec x प्लस टेन एक्स, तो ऐसे ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई में हमको मिलेगा sec x का अवकलन करते हैं तो मिलता है sec x इंटू टेन एक्स, मिलता है ना। याद रखना है sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन प्लस sec स्क्वायर x, ठीक।
जरा ध्यान दो, दोनों में से सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हमारे पास सेक एक्स कॉमन हो गया, बचा कितना ऊपर? ऊपर बचा tan x और यहाँ बचा सेक एक्स। नीचे भी हमारे पास वैल्यू ऐसा ही कुछ बचा है, तो सेक एक्स प्लस tan x है, क्या इसको tan x प्लस सेक एक्स नहीं ले सकते? ये दोनों प्लस में ही ना है, तो आगे पहले को लिखो चाहे बाद में लिखो, क्या दिक्कत है? tan x प्लस क्या हो गया? सेक एक्स। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, है ना। बचा हमारे पास कितना भाई? सेक एक्स। तो log सेक एक्स प्लस tan x का आंसर कितना आता है? सेक एक्स। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन करके ज़रूर लगा लेना, है ना। अगला क्वेश्चन नोट कर लो पहले फटाफट। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, दिख रहा है? एक सेकेंड, हम इधर आ जाते हैं। कितनी बार पूछा गया? 15, 14, 12, 8, 6, 5, आगे भी पूछा गया है ना, 10, 8, मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख भी रहा है ना। बनाना है इसे, ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा दे। तो भाई क्वेश्चन दो तरीके से, एक ही क्वेश्चन दिया है, अथवा उसको चेक करो या उसको चेक करो, सततता का परीक्षण करना है ना। x बराबर 0 पर 1 है और दूसरे अथवा करके दिया x बराबर 0 पर 2 है, लेकिन फलन दोनों सेम ही है ना। तो ऊपर वाला हम चेक करते हैं, पहला वाला, ठीक है। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना भाई? मॉड x अपॉन x, ठीक है, यदि x नॉट इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा दिया है फलन 1 है यदि x इक्वल टू 0 पर सततता का परीक्षण करना है। तो सततता का परीक्षण अगर कह दे तो भाई ये बता दो कि इसमें x बराबर जहाँ फंक्शन दिया होगा उसी पे चेक करना होगा। तो ऊपर तो दिया नहीं, नीचे कहा है कि x बराबर 0 पे फलन 1 है, मतलब सततता का परीक्षण अगर करना भी होगा तो हम 0 पर करेंगे, ठीक है। 0 पर क्या करेंगे? सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम कंटिन्यूटी के लिए f ऑफ x जितना दिया उस पर निकाल लेते हैं, जिस पे हमको फंक्शन चाहिए कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हल करते हैं भाई। f ऑफ 0 हल करने की ज़रूरत है, वो खुद ही दे दिया। फंक्शन एट x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगा 1, है ना। अब किस पे चेक करना है? f ऑफ 0 माइनस h पे, मतलब 0 से थोड़ा सा कम जा रहे हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट h कम जा रहे हैं, तो कम जाएंगे उसके लिए फलन ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा जरा ये सोचो कि ऊपर क्या लगा है? मॉड। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको याद है? मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके भीतर कौन सा x है, मतलब ये जो x मॉड ऑफ x है ना, ये जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस x देगा या प्लस x देगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब मॉड x के भीतर तो दोनों है कि नहीं? माइनस एक्स को भी प्लस एक्स बनाता है और प्लस एक्स को प्लस एक्स बनाता ही है। तो इसके भीतर माइनस एक्स मॉड करके एक्स लिखे हैं या फिर एक्स मॉड करके एक्स लिखे हैं, कोई भरोसा, किसी को नहीं पता। लेकिन माइनस एक्स हमको पता है कि यदि एक्स लेस देन 0 होगा तभी होगा, और एक्स तभी होगा जब ये ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, है ना। तो इतना बात ध्यान रखना है, उसके बाद करना है आगे। जरा सोचो कि अगर 0 से h कम चले जाते हैं, 0 से h कम, h मतलब थोड़ा सा भी कम जा रहे हैं, तो x हो गया 0 से कम, हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 से कम होते समय ये जो मॉड x है वह कैसा फंक्शन देगा? देगा कि नहीं देगा? माइनस एक्स देगा। उस समय हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी भाई? लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी x लिखते हैं, x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम जा रहे हैं, तो मॉड को हम लिखेंगे किस में बाबू, बताओ भाई? माइनस एक्स में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 0 से कम जा रहे हैं तो माइनस एक्स, 0 से अधिक जा रहे हैं तो प्लस एक्स, मॉड की प्रॉपर्टी क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना भाई? फिर x को रिप्लेस कर दो h में, तो x को h में रिप्लेस करेंगे तो ये 0 चला जाता है यहाँ पे और h भी घट जाता है इसमें से, ऐसा फंक्शन बन जाता है ना। x की जगह पे ऐसा लिख दिया जाता है 0 माइनस h, तो ये यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 0 माइनस h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई?
जीरो माइनस एच होगा कि नहीं होगा, x की जगह पे जीरो माइनस एच, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस बना लेगा, लेकिन जैसे ही h की वैल्यू जीरो रखेंगे, अच्छा ठीक है अभी नहीं रख सकते, पहले सॉल्व कर लो, h टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, h से h हो गया कैंसिल, कितना बचा 1, जब h की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से, कुछ नहीं रखेंगे भाई, -1 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा f ऑफ जीरो आया था 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा -1, यहीं पर हो गया स्वाहा, खत्म भाई, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है भाई, है ना, बिल्कुल नहीं है कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अभी चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ये बात समझ में आई ना क्या करना है, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, RHL, उसके लिए कैसे लिखते हैं, f ऑफ जीरो प्लस एच, ये चेक करते हैं, या तो ये लिखना या तो ये लिखना, ठीक है, अगर हम जीरो प्लस एच लिख रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट मत लिखना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इसके लिए करेंगे आगे सॉल्व, तो हमें फिर से वही करना होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, उस समय फलन कैसा होगा, जीरो से अगर अधिक जाते हैं या जीरो के बराबर होते हैं तो मॉड की जगह पे x देता है, ठीक है, तो ये दिखना, इसके बाद ये जरूर लिख लेना कहीं, ताकि ये सहायता करेगा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे हो जाएगा अब भाई x अपॉन एक्स, मॉड हो गया गायब, नहीं हो गया ना मॉड गायब, और जीरो प्लस एच पे थे, तो एक बात और ध्यान दो कि कंफ्यूजन हो रहा होगा भाई ये क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि x बराबर जीरो पर ही फलन है, जीरो प्लस एच जा रहे हैं या माइनस एच जा रहे हैं वो तभी होगा जब जीरो बराबर x के नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो प्लस एच एक्स बाई एक्स, एक्स को रिप्लेस करो h में, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू जीरो, और ये प्लस ऊपर जाएगा बनाएगा जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच, ठीक है, यहाँ से जीरो जीरो हो गया गायब, h कट गया, बचा 1, वैल्यू कितनी आ गई 1, एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ जीरो रहने देते हैं, ठीक है, जीरो हो गया गायब, आगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, h अपॉन एच, h से h कैंसिल हो गया, अब 1 आ गया। तो अगर ऐसा फंक्शन आ गया भाई, ये आ गया राइट हैंड लिमिट, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ a, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं भाई, f ऑफ जीरो माइनस एच इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस एच, अगर कहीं भी नॉट लगा, अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है। एक जगह भी अगर लग गया नॉट इक्वल टू जीरो तो सतत नहीं है, दोनों जगह लग गया तब भी सतत नहीं है, सतत तभी होगा जब दोनों इक्वल रहेंगे। क्लियर, बात समझ में आई, तो ये होगा फाइनल आंसर इसका, एकदम लास्ट में यही लिख के क्वेश्चन खत्म, ठीक है, बात समझ में आई, तो ये आपको देगा 5 नंबर, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नोट कर लो फटाफट। हाँ, तो यह भी क्वेश्चन, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोगों में कितने नंबर का देता है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो या तो 8 नंबर या तो 10 नंबर का क्वेश्चन देगा, ठीक है, 5 में भी दे सकता है ना, उसके ऊपर मर्जी है। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है सततता और कलनीयता से दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, तो ये फलन ये पक्का लिख के रख लो कि छपेगा, ठीक है। चलो इसे मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ए और बी दोनों का मान निकालना है ना, तो सॉल्व करते हैं इसे। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x प्लस बी, है ना, 3ax प्लस बी है, चलो 3ax प्लस बी इफ x लेस ग्रेटर देन 1,
इफ लिखना है यहाँ पे, यदि x ग्रेटर देन 1, दिया है 11 यदि x इक्वल टू 1, और तीसरा दिया है फलन 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो भाई, तो एक बात जरा ध्यान देना है, इसमें a और b का मान निकालना है, लेकिन हमको सततता चेक करने के बाद, सतत फलन है ये, x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है, साफ साफ लिखा है कि फलन सतत है। अगर फलन सतत है इसका अर्थ है कि f ऑफ 1 जो है वो इक्वल होगा f ऑफ 1 माइनस एच के, और वो इक्वल होगा f ऑफ 1 प्लस एच के, 100% इक्वल होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये x बराबर 1 पर ये फलन सतत है तो उस समय f ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच, और ये भी इक्वल होना चाहिए f ऑफ 1 माइनस एच। ज़रा ये सोचो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 से हमें h कम जाना है, 1 से h कम हम इसमें जाएंगे कि नहीं, 1 से कम हम किस में जाएंगे, x इसमें, और 1 से अधिक किस में जाएंगे, इसमें। बस सब सॉल्व हो गया। अब देखो एक एक करके लिख लेना, ऐसे ऐसे बना लो, बीच में ऐसे बना लो, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर राइट हैंड लिमिट, बीच में f ऑफ 1 चेक कर लो। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 11 दी है, चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, वो साफ साफ दिया हुआ है। अगर हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के समय हम क्या लिखते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू, अब भाई यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस लिखेंगे, और जो फलन होगा 1 से कम में जाने के लिए ये वाला फलन हमें कारीगर होगा कि नहीं, तो इसको लिख लेना है। ये हो जाएगा 5ax माइनस 2b, ठीक है। अच्छा, x रिप्लेस करेगा h में, और ये 1 चला जाएगा x की जगह पे, 1 माइनस एच, ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5a, x की जगह कितना लिखेंगे भाई, 0 रिप्लेस किया, 1 को h घटा के, ठीक है, और h टेंडिंग क्या कर रहा है, 0 को, मतलब ना तो 0 के बराबर है और नहीं 0 से बहुत बड़ा है, आस पास है कुछ, वही कम कर रहा है, माइनस 2b। सततता जब पढ़ाए थे तो इसका प्रूफ भी बताए थे कैसे आस पास चेक किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मिलेगा 5a माइनस 5ah माइनस 2b, होगा कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, h टेंड क्या कर रहा है, 0 को, तो जैसे ये लिमिट अंदर रिप्लेस करेंगे तो h 0 को टेंड करेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा भाई। तो यहाँ फंक्शन हमको मिलेगा 5a माइनस 2b, बस ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, आ गया ना। मान लेते हैं कि यही इक्वल है इसके, है कि नहीं है, जाहिर सी बात है इक्वल है भाई, पहले लिखें, यही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो काम गड़बड़, ठीक है। अब आगे देखो, अगला करेंगे, इधर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। उस समय क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, x टेंस टू क्या भाई, और फंक्शन उस समय 1 से अधिक यहाँ रहेगा, ठीक है ना। 1 से अधिक x कब रहेगा, जब फलन ये वाला होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ये वाला फलन लिखेंगे 3ax प्लस b। तो चूज करना सीख लो, ब्रैकेट के भीतर से क्वेश्चन में से फंक्शन चूज करना सीख लो। 0 से कम जा रहे हैं तो ये वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 0 से कम जाने के लिए फंक्शन, ये 3 अलग अलग फंक्शन है। 1 से कम जा रहे हैं तो ये लेंगे, 1 के बराबर जा रहे हैं तो 11 लिख ही दिए, और 1 से अधिक जा रहे हैं तो पहला वाला लेंगे। वैसे ही सॉल्व करना है, फिर रिप्लेस करो लिमिट h टेंस टू 0 पे, ठीक है, और ये 1 चढ़ जाएगा x की जगह, तो ये हो जाएगा 3a 1 और प्लस h, ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई, b, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3a अंदर जाएगा, बनेगा 3a प्लस 3ah प्लस b, बनेगा ना। h को इंट्रोड्यूस करो अंदर, ये गायब कर लेगा, 3a इंटू 0 गायब हो गया,
हमारे पास फलन अब मिल गया 3a + b, मिला कि नहीं मिला? क्लियर? चलो, तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये दोनों इक्वेशन जो है 11 के बराबर है कि नहीं? तो उसके बाद से हम करेंगे इसको आगे सॉल्व, ठीक है? तो देखो कई तरीके से कर सकते हैं, है ना, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगा लो, विलोपन विधि लगा लो, कोई भी विधि लगाओ, सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहे हैं, बना के फिर शो करा देंगे। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर लगा देंगे, ठीक है? तो अब क्या करना है भाई, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कर दो, क्योंकि हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कितना हो जाएगा? हाँ, क्या लिखेंगे भाई? समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, जानते हो क्या? अच्छा, ये इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके, है कि नहीं? तो दो इक्वेशन अलग अलग हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा 5a - 2b = 11, है ना? और एक और बनाएगा क्या भाई? 3a + b = 11 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? विलोपन विधि लगा लो, फटाक से विलोपन विधि, सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है भाई? उसके लिए किसी एक को इक्वल करो, किसी एक को। तो यहाँ देखो b जो है 2b है और यहाँ पे b है, अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमको मिलेगा 5a - 2b = 11, और यहाँ मिलेगा 3 × 2 = 6a, फिर प्लस 2b = 22 मिलेगा ना? विलोपन विधि लगा रहे, चाहो तो प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। 11 है, b की वैल्यू निकाल लो उधर भगा के 2, और b की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, वो भी उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे? एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ने पर काम हो गया ख़त्म। जोड़ेंगे तो b हो गया गायब, बचा हमारे पास 6 × 5 = 11a, और यहाँ बचा 33, है ना? a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई? 33/11 = 3। a की वैल्यू आ गई। a का मान समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं भी रख दो भाई, समीकरण 1 2, इसको समीकरण 1 2 मत बनाओ, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, है ना? 1 या 2 कहीं भी रख दो। किधर सॉल्व करें आगे? यहाँ कर लेते हैं, है ना? समझ लेना कहाँ कहाँ सॉल्व हुआ है। सबसे पहले इधर उधर कहीं भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समझ लेना आप लोग, है ना? साथ साथ बनाते चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहले कहाँ किए थे फिर कहाँ किए। अब ऐसे समझ में आया होगा तो कर ही लोगे यार, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान उठा के रख दो तो 5 × a है -2b है = 11, तो 5 × 3 हो जाएगा -2b 11, 5 × 3 15, उधर ये 2b उधर लेके चले 11 इधर, तो 15 - 11 = 2b। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2, b का मान आ गया हमारे पास 2, ठीक है? नोट कर लो फटाफट, आ गया। a का मान 3, b का मान 2। ऐसा अगर फलन रहता है तो x = 1 पर सतत रहेगा, नहीं रहता है तो फलन सतत नहीं रहेगा। फटाफट नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन अब शो करेगा, है ना? उतना लिख लिए होगे, लिख लिए थे ना? और नहीं भी लिखोगे तो अपने से बना सकते हो यार, क्या दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन हाँ एग्जाम के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो 16 13 12 6 4 साल आया, आगे भी आया होगा, है ना? तो इसको देख लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक। चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, साइन इनवर्स x का
ये नोट कर लो, बताएं अगला। मिटा दे। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष मीन्स हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज और डोमेन कितना होता है, उसी के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनवर्स आ गया ना, तो इनवर्स जब क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा तो उसमें यह सबसे पहले इनवर्स का डोमेन, रेंज और डोमेन, यही दोनों सिखाया जाता है। तो साइन बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 के बीच में, ये होता है इसका रेंज। और डोमेन की बात करें तो ये बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। करता है कि नहीं करता? अर्थ है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे बाहर फलन नहीं जाना चाहिए, एक्स का मान इससे बाहर नहीं जाना, -π/2 से π/2। और अगर रेंज की बात करें तो -1 से 1। ठीक है, तो चलो अगर हम इससे सॉल्व किया जाए, ये क्वेश्चन है ना, तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना, इनवर्स फंक्शन है, इधर भगा दो, कैसा फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उस समय हमको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। होगा कि नहीं होगा? या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन वाई। कर लो डिफ्रेंशिएशन, हमको dy/dx ही तो चाहिए कि नहीं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, है ना, किया जाए आगे। इधर हो जाएगा d/dx ऑफ x, है ना, और इधर बाबू साइन y का होगा cos y। लेकिन अरे देखो cos x होता तब तो ठीक था, y हो गया, मतलब ये जब यहाँ पहुँचेगा तो x क्या कहेगा भाई कि तुम मेरे परिवार के नहीं हो, तुम्हारा भी अवकलन करना है। तो साइन y का करेंगे cos y, और y का डिफ्रेंशिएशन फिर करना पड़ेगा dy/dx। क्लियर? तो इधर अवकलन करते 1 आता है ना, और इधर अवकलन हुआ है cos y इंटू dy/dx। तो यहाँ से हमको चाहिए वैल्यू dy/dx का, तो लिख लो dy/dx की वैल्यू, cos y इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1/cos y। y के रूप में है, आंसर सही आया नहीं, हमें चाहिए x के रूप में फलन, तो x के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, cos y है, इसको बदलना है x में, कैसे बदला जाए, कोई दिमाग लगाओ। cos y को x साइन में बदलना है, वो भी सॉरी x में बदलना है, साइन के रूप में बदल सकते हैं। तो ये जरा ध्यान दो, अगर हम लिखना चाहें तो cos थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, उसी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। cos y की जगह dy/dx का मान हम लिख सकते हैं कितना भाई, 1/√1 - साइन स्क्वायर थीटा। थीटा है, y है तो y लिखेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर y। अच्छा साइन y हम पहले कहीं माने थे कुछ, कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। साइन y की वैल्यू कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी है साइन y, वही बात है, एक ही बात है यार। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। क्लियर? तो y साइन y की जगह लिख दो x, तो हमें हमारे पास फंक्शन मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर। और यही डायरेक्टली फॉर्मूला हम याद कराए हैं अभी पिछले क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे। साइन इनवर्स x का 1/1 - x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का यहाँ ऊपर माइनस लगा लो, tan का 1/1 + x स्क्वायर। तो ये सॉल्व हर सारे के सारे इन्वर्स वाले क्वेश्चन अगर पूछते हैं प्रूफ करने के लिए, एक तरह से ये प्रूफ ही था, इस फॉर्मूले का प्रूफ था, तो कर लिए। तो सारे अगर प्रूफ पूछते हैं कोई भी, tan का, cot का, sec का, cosec का, तो सारे के सारे इसी रूप में होने वाले होंगे। क्लियर? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सांतत्यता और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है x बराबर 1 पर। इसे मिटा दे, फटाफट क्वेश्चन बना लो। तो चलो भाई करते हैं आगे सॉल्व, इसको मिटा दे रहे हैं। फलन दिया है कि सततता और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है बाबू। दोनों बताए थे हम लोग कि बताए थे कि अगर फलन सतत फलन है तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए सतत होने के लिए, कि वो फलन उसी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे सततता दिखानी है उस पे और उसके थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे दोनों पे फलन का मान सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो हम क्या बोलेंगे, सतत है। और अवकलनीयता की जब बात की थी तो अवकलनीयता के लिए एक फॉर्मूला था, ठीक है, उसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, क्लियर। लेकिन उस समय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किए थे तो वो वैल्यू कितना आया था भाई, लिमिट h टेंस टू 0 था और f ऑफ अगर मान लो x है तो x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना हो जाता था भाई, x माइनस एच, क्लियर। ये था फलन। अगर x की जगह c ले लेते हैं तो c था, हम ऐसा c कुछ लिखे थे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, c ले लो, क्या प्रॉब्लम है ना। नहीं c यहाँ नीचे नहीं था, माइनस एच था, क्लियर। तो f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस एच। और वही बात किए थे जब राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड डेरिवेटिव का, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव जब अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ LHD और RHD लिखेंगे। उस समय लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट था h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच प्लस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ये था ना। ऐसा करने पर यदि फलन दोनों पर सेम आ रहा था तो हम कह रहे थे भाई फलन क्या है, अवकलनीय है। तो इसके लिए अच्छा एक और कंडीशन हम बताए थे, शायद वो भी इसमें लग सकता है, याद करो, कहे थे कि यदि कोई फलन सतत फलन है, यदि कोई फलन क्या भाई सतत फलन है तो वो 100% 100% अवकलनीय है कि नहीं है, नहीं कह सकते। कोई फलन सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है तो 100% सतत फलन है, क्लियर है ना। ये याद रखना हमेशा। जैसे कि अगर ग्राफली भी चेक किया जाए तो ग्राफली भी हम यही बताए थे कि देखो सततता का मतलब कि ऐसे पेन चल रहा है तो ये उठे नहीं, है ना, ऐसे, क्लियर। और अवकलनीयता का अर्थ है कि जिस जिस पॉइंट पर ए जा रहा है उस पॉइंट पे फलन अवकलनीय नहीं होगा, क्लियर। और हर जगह हो सकता है। एज पॉइंट अवकलनीयता को नहीं दर्शाता। और ये जो लगातार अगर पेन चल रहा है, देखो पेन यहाँ पर भी लगातार चला है कि नहीं, उठा कहाँ है भाई, यहाँ पर चला, एज बनाया, आगे निकल गया, लेकिन एज पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो फलन सतत तो है लेकिन यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। अगर इसी पॉइंट पे पूछ दे अवकलनीयता तो हम क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ग्राफ से भी समझ लो, इससे भी समझ लो, और अभी जो क्वेश्चन है उससे भी समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाते हैं इसे भाई। fx इक्वल टू कितना है, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये है ना, हाँ भाई। और यदि x लेस इक्वल देन 1, हाँ, और यदि x ग्रेटर देन 1, तो जरा बात ध्यान देना है कि हमें किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पे। x बराबर 1 ऐसा कौन सा इन दोनों में फलन है जहां x बराबर 1 शो कर रहा है। इधर देखो, इधर तो x हमेशा 1 से बड़ा ही होने वाला, मतलब ये वाला फलन अगर कभी भी यूज़ करेंगे तो हम x 1 से बड़ा ही रखने वाला है। लेकिन x 1 से छोटा तब होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर जब फलन x प्लस 2 हो। अर्थ क्या कहना चाह रहे भाई, पहले चेक करते हैं सततता। यदि फलन fx x बराबर 1 पर सतत है, सतत है तब अवकलनीयता की भी जांच करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सतत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए भाई, 3 कंडीशन। f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1 माइनस एच निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1 प्लस एच निकालना पड़ेगा। ये तीनों, ऐसा तीनों कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए, तीनों इक्वल।
तो आगे करते हैं। तो f ऑफ 1 माइनस एच के लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है ना, और f ऑफ कौन सा भाई, कौन सा फलन चाहिए हमको, जो 1 से कम हो। 1 से कम के लिए ये वाला फलन डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लो, या फिर यहाँ fx लिख लो, ठीक है कोई बात नहीं, fx लिख लो। हमें fx चाहिए लेकिन 1 से कम वाला, 1 से कम वाला यही होगा, ठीक है। आगे इसको रिप्लेस कर लो x को h में, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 और ये 1 x की जगह पे चलाएगा। फलन हमको मिलेगा ये वाला 1 माइनस h प्लस 2। क्लियर, ठीक है। अच्छा भाई आगे करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 3, 1 प्लस 2 3 बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h की वैल्यू को 0 रख भी दे तो वैल्यू हमको कितना मिलने वाला होगा 3, ठीक है। f ऑफ 1 चेक कर लो। तो अगर 1 करते हैं भाई, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 पे फलन कौन सा है, x प्लस 2। 1 पे फलन है x प्लस 2, जहाँ x की जगह हमको रखना है 1, तो मतलब मिलेगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 1 कितना मिला भाई 3। f ऑफ 1 माइनस h कितना मिला 3। अब चेक कर लेते हैं 1 प्लस h बराबर मिल जाता है तो फिर अवकलनीयता की जांच करना पड़ेगा। f ऑफ 1 प्लस h करने के लिए हमें लिखना होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में जाना है fx में, fx 1 प्लस में जाना है, प्लस में 1 जाने के लिए fx लेंगे ही वाला, ठीक है। चलो यूज़ कर लो। तो यहाँ हो जाएगा x रिप्लेस करेगा h में और ये 1 x की जगह पे 1 प्लस h के रूप में लिखा जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। देखो जहाँ x था, x माइनस 2 था ना, x की जगह पे 1 प्लस h लिख दिए। अब देखो 1 में से -2 अगर घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा कितना भाई, मिलेगा -1 प्लस h मिलेगा ना, और h की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो f ऑफ 1 प्लस h हमको मिलने वाला होगा -1। तो ज़रा ये बताओ ये तीनों इक्वल होना चाहिए, क्या यह तीनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। अतः यदि लिखेंगे अब क्या, यदि f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 नहीं है 1 है, ठीक है, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्लियर। और यदि x बराबर 1 पर फलन सतत ही नहीं है, अर्थ है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर x बराबर 1 होगा, 1 पे फलन का पेन जब गया ना 1 के पास तो यहाँ उठ गया होगा ऐसा। क्लियर, ऐसा। अच्छा ऊपर दिख ही नहीं रहा, ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, ग्राफ के हिसाब से चेक कर लो। मतलब कि देखो जैसे ये x एक्सिस है ना, यहाँ पे 1 होगा, 1 पे अगर मान लो ये फलन ऐसा आ रहा है तो यहाँ आने के बाद ऐसे रुक के यहाँ से चला होगा, बात समझ में आई। तो ये जो गैप दिखा रहा है, ये गैप दिखा रहा है कि फलन सतत नहीं हुआ, है ना। और अगर गैप हो गया, सतत ही नहीं हुआ, तो अवकलनीय होने का तो कोई चांस ही नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं है। तो अतः यदि फलन सतत नहीं है तो वह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं है। यदि अवकलनीय की जांच कर लेते तब सतत तो 100% होना ही था भाई, लेकिन इतना कर लो भाई, सततता के पहले जांच कर लो, सिंपल होता है, अवकलनीयता थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काम ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन, बात समझ में आई ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझ लेना। मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन नहीं करने के लिए देगा, वो किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन। देखो जैसे इसमें दिया ना, tan इनवर्स समथिंग का cos इनवर्स में अवकलन के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है, कोई कठिन ये भी नहीं है, है ना।
यहाँ पे दो दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो पहले तो उन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, पहले उसको समझ लेना है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है y का, क्या भाई, x का फंक्शन है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये है y का। और एक और साथ साथ फंक्शन दे दिया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो दो अगर y के फंक्शन है तो इसको y1 मान लो और इसको y2 मान लो, है ना। अगर कह रहा है कि इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष, समझना बात को, अवकलन किसका करना है, y1 का, किसके सापेक्ष करना है, y2 के। अर्थ है हमको भाई, हमें आंसर क्या लाना है, dy1 बाई dy2, यही लाना है ना, d बाई dy2 करना है किसका, y1 का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आसान हो सकता है क्वेश्चन, dy1 बाई dy2, तो हम dy1 कैसे भी निकालें, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, dy1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। तो x के सापेक्ष करने के लिए 1 मिनट, थोड़ा सा और प्रोसेस, एक लाइन और करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा x का, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। x को ट्रांसपोज कर दो किसमें भाई, tan थीटा में, है ना, tan थीटा में करना ही पड़ेगा। हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो x को हमेशा ट्रांसपोज करना tan थीटा में, क्लियर। तो क्या करना भाई, x को ट्रांसपोज करो tan थीटा में, तो ये वैल्यू हमको मिल जाने वाली होगी। यहाँ से और क्या कह सकते हैं, और क्या भाई, और क्या, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो जहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी वहाँ tan इनवर्स x लिख देना, और जहाँ x की जरूरत पड़ेगी वहाँ tan थीटा। तो देखो y1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका मान होता है, tan 2 थीटा का होता है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan हो गया गायब, y1 का मान मिल गया 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस कर लो tan इनवर्स x में, क्योंकि ज़रूरत है हमको। y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। अब कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन, आएगा dy1 बाई dx, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को डिवाइड करना है जो इसका सॉल्यूशन आएगा उससे। चलो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ का। तो y2 की वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ भी देखो x है ना, x को रिप्लेस करो फिर tan थीटा में, x रिप्लेस्ड बाई tan थीटा, माना लिखना, यहाँ भी माना लिख लेना tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान आ सकता है भाई tan इनवर्स x, आएगा ना। आगे करो सॉल्व, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मान किसका होता है, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, किसका होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कोई तो बताओ, है ना, फटाफट। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। क्यों, cos 2 थीटा की वैल्यू ये आने वाली है, ये tan 2 थीटा, ये cos 2 थीटा, यहाँ प्लस लगा लो तो sin 2 थीटा, क्लियर। चलो, तो y2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos फिर हो गया गायब, y2 का मान आएगा 2 थीटा, आएगा ना। अच्छा, यहाँ से फिर डिफ्रेंशिएट करने से पहले थीटा की वैल्यू रख लो, y2 का आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन करने पर dy2 बाई dx की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, dy1 बाई dy2 चाहिए, तो समीकरण 2 से 1 को भाग दे दो, तभी नहीं dy1 ऊपर और dy2 नीचे मिलेगा, है कि नहीं। तो समीकरण 2 को 1 को, है ना, 1 को 2 से भाग देने पर
भाग देंगे भाई तो इधर मिलेगा हमको dy वन बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dy टू बाई डी एक्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दो ये सब तो सेम है, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, dx से dx कैंसिल, ये dy2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो dy1 अपॉन dy2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और ये हमको चाहिए रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, बात समझ में आई? dy1 बाई dy2, इस फंक्शन का इसके सापेक्ष अवकलन कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? फटाक से नोट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हमें चाहिए सिद्ध करना है भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्रूफ क्या करना है हमको, इधर हमको चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही सॉल्व करना है। चलो फटाफट करते हैं, ये रूट पहले भगाएंगे, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट रहेगा तो फिर कुछ दिमाग नहीं लग पाएगा, ये डिवाइड होगा फिर इसका अवकलन, है ना। तो भाई रूट को हटा दो, सारा खेल ही खत्म। यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अवकलन कर लो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो देखो बाबू इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा भाई d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? 2y, वाई स्क्वायर का अवकलन 2 इंटू वाई आगे आ जाता है, और फिर y का फिर से अवकलन करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का किए 2y, फिर y का किए dy बाई डी एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो अंश बटा हर वाला फॉर्मूला है, अंश बटा हर, किसी भी फंक्शन का अंश और हर दोनों दिया हो तो इसका अवकलन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। q ऊपर जाता है और p का अवकलन माइनस, अब p छूट जाता है, q का अवकलन होता है, और डिवाइडेड बाई q का स्क्वायर है, ये है ना फॉर्मूला। ठीक है, इसी से सॉल्व होगा, है ना। फटाफट कर लो, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका 1 माइनस एक्स का, फिर माइनस लगाते हैं, अब 1 माइनस एक्स छूट जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे 1 प्लस एक्स का, और डिवाइडेड बाई हमारे पास वैल्यू जो भी मिलती है उसको लिख लो, क्या भाई हर का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 का करेंगे तो 0, माइनस एक्स का करेंगे -1, और -1 आके इसमें मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा फंक्शन 2y dy बाई डी एक्स, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं है, -1 होगा, है ना, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, और -1 आके इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स, होगा कि नहीं? ब्रैकेट में ही रहने दो, -1 अभी बाहर लिख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो 1 माइनस एक्स है, और 1 का करेंगे अवकलन 0 हो जाएगा, और x का करेंगे 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। क्लियर? और डिवाइडेड बाई हमको कितना फंक्शन, नीचे तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहने दो जैसे 2y dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये माइनस क्या करना है, इंट्रोड्यूस करो अंदर, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वैल्यू आएगा -1 माइनस एक्स, और ये वाला माइनस भी अंदर ले जाओ, -1 प्लस एक्स, होगा कि नहीं, -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो x से x कैंसिल, -1 कितना हो गया -2, क्लियर। और उसके बाद हाँ कितना हो गया भाई -2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दो, दोनों तरफ -2 है, अगर ये 2 उधर भगा दें तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, होगा कि नहीं, -1 बचेगा और ये वाला फंक्शन आएगा इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, करेगा ना, बताओ क्या कोई दिक्कत तो नहीं। -2 से 2 कैंसिल, वैल्यू बचा हमारे पास, अच्छा ये जो है हर में है, इधर जाएगा तो अंश में हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू -1 भी इधर डालो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा हमें ऐसा फंक्शन चाहिए नहीं भाई, हमें रिक्वायर्ड फंक्शन है ये, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि ये चेंज हो जाए, इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जरा, देखो कैसे यहाँ पे क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे कि यहाँ +1 है, यहाँ प्लस वाई है, कमी कितने की है y की, तो क्या अगर दोनों पक्षों में y से मल्टीप्लाई कर ले, इसमें भी और इधर भी, तो कुछ काम होने वाला है ना, कुछ तो होगा। तो दोनों पक्षों में मतलब दोनों तरफ y से गुणा कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मिलेगा y बराबर 0, इतना हो गया। अच्छा वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो दिया हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, तो समीकरण 1 से चलें तो वाई स्क्वायर का मान मेरे पास है, उठा के रख लो भाई, आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई का मान है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, वाई स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं, उसकी जगह पे ये लिख दिए, और बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से ये पूरा खत्म है ना, बचा कितना 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो ये वाला अब पूरा साफ साफ दिख गया, ये है ये डी वाई बाई डी एक्स है ही, y है ही बराबर 0 है, मतलब आ गया आंसर। क्या करेंगे, इसको बना लो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और साथ ही साथ बना प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यही प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये आ भी गया है ना। चलो भाई अगला सॉल्व करते हैं। अगला हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ो, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। फलन है हमारे पास, फलन y के पावर x इज इक्वल टू एक्स के पावर y। हाँ, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ जरा एक बात ध्यान देना, क्या है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी वेरिएबल चढ़ा है, मतलब वेरिएबल के पावर चढ़ा है, वो कैसा है, अचर है या चर है। तो जरा ध्यान देना कि अगर यहाँ वेरिएबल y है, y के पावर एक और वेरिएबल x चढ़ा है, और इधर वेरिएबल x है और x के पावर एक और वेरिएबल y चढ़ा है, दो वेरिएबल, दो चर राशियाँ। तो अगर दोनों चर ही राशियाँ हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा।
लेकिन एक ही तरीका है जो इसको सॉल्व कर सकता है, वो है इसको लॉग ले लेना। लॉग लेते हैं तो पावर आगे चला आता है कि नहीं, उससे आसान हो जाएगा। करना क्या भाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में ले लो लॉग। आगे क्या आएगा, इधर हो जाएगा लॉग y के पावर x इज इक्वल टू लॉग x के पावर y। और फॉर्मूला हम जानते हैं कि लॉग अगर m के पावर n चढ़ा हो तो ये होता है n log m। ठीक है, तो x आ जाएगा आगे, ये बनेगा x log y इज इक्वल टू y आ जाएगा आगे, ये बनेगा y log x। क्लियर। अब कर लो सॉल्व दोनों पक्षों में। यहाँ फिर देखो दो वेरिएबल, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, दो वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ गुणनफल विधि लगने वाला है। गुणन विधि, अवकलन का गुणन विधि क्या होता है भाई, अगर दो फलन ऐसे हैं जो दोनों वेरिएबल m इंटू n है तो करते क्या है, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं और प्लस करके फिर दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का अवकलन करते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला है गुणन विधि अवकलन करने का। उसी हिसाब से इधर भी होगा। देखो अलग वेरिएबल अलग अलग, दोनों को दोनों पक्षों में लगातार सॉल्व करते चलो। तो इधर करेंगे x को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स करना होगा log y का, है ना। फिर प्लस करके अब log y को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स करना होगा x का। ठीक है, इस बार भी वही काम, पहले को छोड़ो और दूसरे का अवकलन करो log x का, फिर दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन करो log x को छोड़ दिए भाई, d बाई डी एक्स कर दिए y का। ठीक है, यहाँ बन गया फलन। अब करना है इसके बाद आगे सॉल्व। तो आगे खोलिए तब तक। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बाबू एक बात ध्यान दो कि log y का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log y है ना, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स करते हैं। अगर log x का करते हैं तो ये मिलता है 1 अपॉन x। अगर यहाँ y है तो मतलब कि फिर इस y का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं। अगर फलन बिगड़ा हुआ है तो पहले तो ये log का डिफ्रेंशिएशन करेगा जैसे नियम है वैसे ही, लेकिन फिर देखेगा कि यह जो है इस फंक्शन में नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर। और उसके बाद आगे करेंगे सॉल्व। इधर भी log y को ऐसे ही छोड़ दो और dx बाई डी एक्स करेंगे तो 1 होता है कि नहीं। फिर आगे बराबर करते हैं आगे। तो यहाँ देखो इधर क्या हो जाएगा, y इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे log x। देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 1 अपॉन एक्स हो जाने वाला है ना। और साथ ही साथ आगे कुछ करना है नहीं। फिर प्लस log x है और dy बाई डी एक्स तो इधर होना है कि नहीं होना। चलो अब देखो ये फलन हो जाएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। इधर क्या मिलेगा, y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, इतना फलन हो गया। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो जो भी फलन dy बाई डी एक्स वाला है उसको एक तरफ और जो उसके विपरीत है उसको दूसरे तरफ कर लेते हैं तो वैल्यू हमको मिलने वाला होगा। देखो क्या करना है भाई, जो dy बाई डी एक्स का फंक्शन है मल्टीप्लाई में है वैसे ही रहने दो, उसको एक तरफ और जो नहीं है उसको एक तरफ कर लो। तो पक्षांतर ये इधर आएगा, बनाएगा x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में है ना, देखो प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में होगा। क्लियर। तो आएगा कितना, माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये y बाई एक्स तो इधर ऐसे ही पड़ा है और log x इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, माइनस log x। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो भाई देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x बाई वाई माइनस log x, और उधर क्या बचेगा, y बाई एक्स माइनस log x। अच्छा dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाने वाला होगा उधर जो जैसे है इधर ऐसा। अच्छा ये कर सकते हैं कि 1 एलसीएम लेके x और 1 का एलसीएम x होता है और ये x जाके मल्टीप्लाई कर सकता है, y माइनस एक्स log x। क्लियर। डिवाइडेड बाई ये आएगा, डिवाइड में होगा
y इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वाई लॉग एक्स बाई वाई, हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करना है भाई, ये जाता है इससे मल्टीप्लाई करता है, ये जाता है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ कटेगा तो है नहीं, है ना। ये y ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई, इधर क्या मिलेगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखो मज़ेदार है, इसको बनाते हैं। ठीक है, के किस मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन सतत है और x बराबर पाई बाई 2 पर परिभाषित है। चलो तो इसको बनाते हैं भाई, मिटा दे इसे क्वेश्चन को, फटाफट नोट कर लो। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है, एक मिनट, बना लो बना लो। ठीक है, चलो अब अगला सॉल्व करते हैं ना। दिया हुआ है k का मान ज्ञात करना है और फलन हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि f ऑफ पाई बाई 2 निकालना है सततता के लिए, जो कि देखो साफ साफ लिखा हुआ है f ऑफ पाई बाई 2, स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है कि x जो है पाई बाई 2 पर वैल्यू दे रहा है 3, है ना, और पाई बाई 2 पर जब नहीं है तब वैल्यू k कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x दे रहा है। ठीक है, अब परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है, वो क्या कह रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 वो दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करना होगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, फलन ऑफ x 0 माइनस पे जाएंगे तो पहला फलन चूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 रिप्लेस करेगा, सॉरी 0 नहीं, पाई बाई 2 माइनस रहेगा, पाई बाई 2 रिप्लेस करेगा, यहाँ फलन हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखना है पाई बाई 2 माइनस एच, बात समझ भाई, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच लिखना है। चलो तो आगे सॉल्व हो जाएगा। फलन देखो क्या दिया हुआ है, फलन है k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना भाई, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक, तो अब इसके बाद फलन देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाने वाला होगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k है इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन h, और डिवाइडेड बाई देखो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h आएगा, आएगा कि नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखो ध्यान देना है, क्या देगा भाई, के एक्स भी है क्या कहीं, तो देखो ये जो है ना 2 इससे तो कैंसिल होगा, ये माइनस 2 माइनस एच बनाएगा तो यहाँ k बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, तो साइन h बाई एच लिमिट याद रखना, लिमिट x टेंस टू जब 0 करे और साइन h अपॉन h हो तो ये वैल्यू देता है 1, हमेशा याद रखना। अरे यार कहाँ लिख दिए, इधर लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन h अपॉन h हो तो वो वैल्यू देता है हमेशा 1। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ओवरऑल वैल्यू आएगी k बाई 2, आएगा ना। अब फिर निकाल लो राइट हैंड लिमिट, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस समय वही फंक्शन कैसा दिखेगा हमको, फिर यही लिखना होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x को रिप्लेस करो h में और वैल्यू रख दो x की जगह पाई बाई 2 प्लस h, जो भी फंक्शन दिया उसमें, तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा k इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एच
डिवाइडेड बाई कितना है भाई, पाई माइनस 2 इंटू एक्स है ना, एक्स की जगह 2 पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड और क्या बोलते हैं उसे, कॉस 90 प्लस थीटा किस में जाता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है ना कि कॉस, तो इसीलिए ये क्या बनाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आएगा वैल्यू माइनस के साइन एच डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना आएगा देखो, 2 से 2 अंदर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई घट जाएगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा था -2h, यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल, k बाई 2 यहाँ भी बचा, और लिमिट h टेंस टू 0 है, क्लियर, साइन h बाई एच की वैल्यू हमको फिर कितनी मिली भाई, k बाई 2 आया ना। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 होता है ना, क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। तो कोई भी एक ले लो, दोनों तो सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से k कर सकते हैं, k बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया भाई, 3 गुणित 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हाँ ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से, है ना। इसके बाद देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है ना, वो दिया हुआ है आपका, ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। ठीक है, तो देखो ये कितनी बार पूछा है, 3 बार, 16 13 12 हर बार पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। तो ऐसे फंक्शन, इसमें भी देखो 2 वेरिएबल पावर पे चढ़ा है, जैसे कि x के पावर y इज इक्वल प्लस वाई के पावर x किए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन ये भी होने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ये काम करना कि दोनों अलग अलग सॉल्व करना, एक में करोगे लंबा जाएगा, कॉपी भर जाएगी, मज़ा नहीं आएगा करने में, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ मान लेना, माना u बराबर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स और v बराबर कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। ठीक है, तो u का अलग डिफ्रेंशिएशन करो, v का अलग। तो अगर हम लास्ट में आएगा तो लास्ट में हमको ये करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, तो जो भी वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले क्या कर लो, du बाई डी एक्स। इसके लिए करने के लिए सबसे पहला काम, भाई ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 वेरिएबल पावर में चढ़ा है, तो अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा, एकदम हालत ख़राब है ना। लॉग ले लो दोनों तरफ, इधर हो जाएगा लॉग u और इधर क्या आएगा भाई, लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब आसान हो जाएगा, पावर चढ़ा है, आगे आएगा, हमें मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, मिलेगा ना। आगे सॉल्व करो, आगे करेंगे भाई तो अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटू लगा है, मतलब ये पहला ये दूसरा वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कर लो फटाफट। इधर मिलेगा 1/u और हो जाएगा du बाई डी एक्स, यही चाहिए था, देखो। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा भाई, cos x को छोड़ो और log sin x का अवकलन कर दो। तो log sin x करेंगे तो ये log क्या करेगा, sin x को नीचे भेजेगा और फिर sin x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा cos x। समझ में आया कि नहीं आया, log sin x log करेगा अवकलन, log का अवकलन करेंगे तो sin x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस करके अब दूसरे को छोड़ दो, log sin x को छोड़ दो और कर दो अवकलन cos x का, हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू हमको कितना मिला, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ देखो माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स।
ये आएगा वैल्यू डी यू बाई 1/u du/dx का आएगा ना। यहाँ से du/dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, u मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या दिक्कत है ना। अब अगला सॉल्व करते हैं हम लोग v वाला फंक्शन। तो v वाला ऐसे ही करेंगे, तो पहले दोनों पक्षों में इसका भी अवकलन करने पर, सॉरी लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे बाबू, तो इधर बनेगा लॉग v और यहाँ बनेगा लॉग cos x के पावर sin x। क्लियर, अवकलन कर लो फटाफट। पहले तो ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो log v बराबर हो जाएगा sin x इंटू log cos x। फिर यहाँ दो वेरिएबल मिला, एक sin x एक log x, m इंटू एन, गुणन विधि लगा देंगे। अवकलन कर लो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो इधर मिलेगा 1/v इंटू dv/dx बनेगा। क्लियर, और आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x छोड़ दो, log cos x का अवकलन कितना होता है भाई, पहले करेगा 1/cos x, फिर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x। बात समझ में एक नहीं आई। log cos x करेंगे तो वो log अपने यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट होता है उसको नीचे कर देता है डिनोमिनेटर में, और फिर अगर ये x का फंक्शन कुछ बिगड़ैल फंक्शन है तो फिर इसका अवकलन दोबारा करना पड़ता है हमको। फिर प्लस लगा के दूसरे वाले को छोड़ दो, log cos x को अवकलन कर दो sin x का, मिलेगा हमें cos x। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ओवरऑल देखो आंसर मिल जाएगा sin x/cos x, माइनस भी है ना, तो माइनस tan x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग cos x है इंटू cos x। ये आ जाएगा वैल्यू हमको dv/dx का 1/v। तो dv/dx की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आएगा v मल्टीप्लाइड बाई माइनस tan x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग cos x इंटू cos x। ठीक है, चलो ये आ गया dv/dx। अच्छा v की वैल्यू हम माने थे cos x के पावर sin x, तो रख सकते हैं क्या, तो dv/dx का मान कितना आ जाएगा, cos x के पावर sin x, और इधर आएगा माइनस tan x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग cos x इंटू cos x। क्लियर, ये आएगा वैल्यू dv/dx का। और यहाँ du/dx दोबारा करते हैं, तो देखो नीचे थोड़ा जगह लिख दे रहे हैं, du/dx करेंगे तो u इधर जाएगा और u की वैल्यू साथ साथ लिख लो, यहाँ हो जाएगा sin x के पावर cos x, दिख रहा है ना, और मल्टीप्लाई में यही रहेगा cot x cos x माइनस sin x इंटू लॉग sin x। अब क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ लेना है, du/dx और dv/dx दोनों को ऐड कर लेना है, तो जगह इसमें है नहीं, बस ऐड कर लेना है भाई। तो इधर कर लेंगे du/dx प्लस dv/dx, और यही चाहिए था ना, du/dx प्लस dv/dx। इसी की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में कुछ भी कॉमन निकलने वाला है नहीं, इसको और उसको लंबा सा जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर अगर नहीं हुआ होगा अर्धवार्षिक तो अच्छा जाएगा, और हो गया होगा तो आप लोग प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी कीजिए इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, समाकलन के साथ, है ना। फर्स्ट मैथ तो ख़त्म हो गया है, सेकेंड मैथ स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।